Religion also has diverted the mind into rigid channels, rather opposed to that spirit of free inquiry which science is supposed to encourage. Yes. The right thing, of course, is for an individual to seek the truth, try to find it, regardless of consequences. It may hurt the truth, but it does. But the truth doesn't cease to be a truth because you shut your eyes to it, because you turn away from it. नमस्कार दोस्तों, आज समय ऐसा है कि देश के लॉ मिनिस्टर खुद नेहरू की गलतियां गिनाने वाला ऑपेड लिख रहे हैं। सभी ने नेहरू को पढ़ा और अपने अपने तरीके से समझा है। कश्मीर विवाद से लेकर चीन के संबंधों पर नेहरू की खासी आलोचना होती है। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर उनकी प्रशंसा भी होती है। उन मुद्दों में से एक मुद्दा है नेहरू के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, जिसे उन्होंने सभी देशवासियों को अपनाने की कई बार अपील की। आज हम प्रोफेसर एस इरफान हबीब के एक पेपर का संक्षिप्त अनुवाद करेंगे। इस पेपर का अंग्रेजी टाइटल है द लेगेसी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, नेहरूज साइंटिफिक एंड कल्चरल विजन। 12 पन्नों का ये पेपर 2016 में सोशल साइंटिस्ट जर्नल में छापा गया था। ये जर्नल भारतीय समाज से जुड़े मुद्दों पर स्कॉलरली आर्टिकल्स छापता है। तो आइए जानते हैं क्या था नेहरू का वैज्ञानिक दृष्टिकोण और क्यों प्रोफेसर इरफान हबीब ये कहते हैं कि भारत देश नेहरू के दिखाए हुए वैज्ञानिक रास्ते पर चलने में असफल रहा है। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि आधुनिक भारत आज़ादी की लड़ाई के कुछ मूल्यों पर बना है। आम सहमति से सारे मुद्दों पर विचार विमर्श कर देश को बनाने की नींव रखी गई, जिसे हम नेहरूवियन लेगेसी के तौर पर आज समझते हैं। ये लेगेसी केवल नेहरू तक सीमित नहीं है। इसमें पटेल, अंबेडकर, मौलाना आज़ाद, होमी भाभा, सरोजनी नायडू जैसे लोगों के विचारों की लेगेसी भी जुड़ी हुई है। इसी लेगेसी को सांप्रदायिक ताकतों ने चैलेंज किया। इसमें दोनों हिंदू और मुसलमान शामिल थे। ऐसी ताकतें जो धर्म के आधार पर देश को बांटने में सफल रही, लेकिन जिनको 1971 में बांग्लादेश के बनने पर सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि बांग्लादेश की निर्मित भाषा के आधार पर हुई थी, ना कि धर्म के। खैर, आज देश में चल रही बहुसंख्यकवाद की राजनीति के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। हबीब साहब कहते हैं कि इसकी शुरुआत 1920 के दशक में हुई थी, जब सनातनी हिंदुइज्म को बढ़ावा देने के लिए गीता प्रेस का गठन हुआ और कल्याण नामक मैगजीन इसी दौरान प्रचलित हुई। हिंदू महासभा और आरएसएस के लोगों ने इसके जरिए एक मॉडर्न सेक्युलर राष्ट्र की निर्मिति का विरोध किया। इन संगठनों का कहना था कि बढ़ते मुस्लिम अलगाववाद को जवाब देने के लिए ऐसी कार्रवाई होनी ज़रूरी थी, लेकिन उनके इस स्टैंड से पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बनने की मांग भी मजबूत होने लगी। हबीब आगे लिखते हैं कि आज यही ताकतें नेहरूवियन लेगेसी की सबसे बड़ी चुनौती है। और जैसे पहले कहा, यह लेगेसी केवल नेहरू तक सीमित नहीं, बल्कि वो तमाम लोग इस लेगेसी का हिस्सा है जो एक आधुनिक भारत की नींव रखने में हिस्सेदार थे। अब आते हैं असल मुद्दे पर, यानी नेहरू के वैज्ञानिक दृष्टिकोण या साइंटिफिक अप्रोच पर। नेहरू के लिए विज्ञान सिर्फ इंडस्ट्रीज और डेवलपमेंट तक सीमित नहीं था। उनका मानना था कि सभी देशवासी विज्ञान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनी ज़िंदगी जिए। नेहरू के लिए साइंस एक ख्वाब जैसा था, ऐसा ख्वाब जिसमें भारत सिर्फ एक मजबूत नहीं बल्कि आत्मनिर्भर देश बने। नेहरू ने भारत की संस्कृति से रचनात्मक चीज़ों को अपनाया, लेकिन धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास का उन्होंने विरोध किया। नेहरू ने कहा था कि पुरानी संस्कृति से जुड़े रहने से आदमी अपने विचारों का कैदी बन जाता है। उन्होंने ये भी कहा था कि विज्ञान इंसान के दिल से भय नष्ट कर देता है। प्रोफेसर हबीब आगे लिखते हैं कि नेहरू मानते थे कि देश की प्रगति विज्ञान से ही हो सकती है और बिना हिंसा किए देश एक बड़े मुकाम तक पहुंच सकता है। 1939 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक भाषण के दौरान वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बात करते हुए कहते हैं कि लोगों की गलतफहमी है कि विज्ञान सिर्फ मशीन बनाने तक सीमित है। वो तो है ही, साथ ही साथ विज्ञान को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाना भी ज़रूरी है। ऐसा कहना था जवाहरलाल नेहरू का। हबीब आगे लिखते हैं कि नेहरू के बारे में गलत प्रचार किया जाता है कि नेहरू पुराने सभी विचारों के विरोधी है। ऐसा नहीं है। नेहरू के जेल से लिखे आर्टिकल पास्ट एंड प्रेजेंट में लिखा है कि इतिहास के महान लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि दुनिया के तौर तरीके भी साल दर साल बदलते रहते हैं। आज सारी डिबेट पुरानी सभ्यता पर हो रही है। ऐसे में नेहरू ने जो पुरानी सभ्यता पर लिखा वो हमें एक बार देखना चाहिए। नेहरू लिखते हैं कि हम अपनी पुरानी सभ्यता से बहुत कुछ पा सकते हैं, बशर्ते उसे सही ढंग से समझे और उसके मूल्यों पर अमल करें, ना सिर्फ संस्कृति के खाली प्रतीकों का गुणगान करने में अपना समय व्यस्त करें। प्रोफेसर हबीब अपने पेपर में आगे लिखते हैं कि नेहरू इस देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे।
तो उन पर आरोप लगना और क्रिटिसिज्म होना तो लाजमी है। लेकिन एक सिरे से नेहरू की लेगेसी को नकारने वाले लोगों का क्रिटिसिज्म सही नहीं है। प्रताप भानु मेहता को कोट कर लिखते हैं कि नेहरू के आलोचक आज देश को संकुचित नज़रिए से देख रहे हैं। दरअसल आज हम एक ऐसे भारत देश में रहते हैं जो 1947 से बहुत अलग है। नेहरू जिस देश के प्रधानमंत्री बने वो 200 साल की गुलामी कर बाहर आ रहा था। गरीबी और भुखमरी से लोग जूझ रहे थे। सांप्रदायिक तनाव अपने चरम पर था। ऐसे में इस देश को एक वैज्ञानिक राह दिखाना और विज्ञान और डेवलपमेंट को साथ ले चलना नेहरू की बड़ी कामयाबी थी। नेहरू की ज़िंदगी में साइंस से रुचि शुरुआत से देखने मिलती है। जब उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने फर्डिनेंड ब्रुक्स नामक एक थियोसोफिस्ट को उनका टीचर बनाया। उसके बाद नेहरू ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी साइंस की पढ़ाई की थी। माना जा सकता है कि इन चीज़ों से नेहरू ने अपनी ज़िंदगी में भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया था और रैशनल थिंकिंग को सेंटर पॉइंट रखकर अपनी राजनीति की। नेहरू ने कहा था कि आदमी एक संकुचित प्राणी है और वो बदलाव से डरता है। उन्होंने 1950 में एक साइंस इंस्टीट्यूट के उद्घाटन समारोह में कहा था कि वो चौंक जाते हैं जब कई ऐसे वैज्ञानिक देखते हैं जो लेबोरेटरी में काम करते हैं और विज्ञान की बातें करते हैं, मगर अपनी निजी ज़िंदगी में बिल्कुल भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नहीं अपनाते। जैसा पहले कहा था कि नेहरूवियन लेगेसी सिर्फ नेहरू तक सीमित नहीं, इसके हिस्सेदार बहुत सारे हैं। उनमें से एक यानी मौलाना आज़ाद भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के पक्ष में थे। उनका कहना था कि संकुचित विचार कई मायनों में प्रगति पर रोक लगाने वाले होते हैं। महान क्रांतिकारी भगत सिंह भी इसी विचारों के थे। उन्होंने अपनी किताब वाई आई एम एन एथीस्ट में ये बात कही है कि जो बात बेमतलब की लगे उसे चुनौती देनी चाहिए, भले ही वो बात वेदों में हो या कुरान में। भगत सिंह ने नेहरू की तारीफ़ करते हुए कहा था कि नेहरू की वो इज्जत करते हैं क्योंकि वो सिर्फ सुधार की बात नहीं करते बल्कि सामाजिक परिवर्तन के लिए खड़े रहते हैं। 1930 के दशक में जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष बने थे तब पहली बार नेशनल प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ। बोस ने नेहरू को इसका अध्यक्ष चुना था। इस कमीशन ने भारत की प्रगति के लिए 27 वॉल्यूम के प्लान को साझा किया था। साइंस एंड कल्चर नाम की मैगजीन भी कमीशन ने शुरू की थी 1935 में। कमीशन ने भारत की आज़ादी के कई साल पहले से ही राष्ट्र निर्माण की रचना करने वाले प्लान्स पर काम शुरू किया था। महात्मा गांधी का इंडस्ट्रियलाइजेशन को विरोध था। नेहरू ने इसके विपरीत जाकर एक बार बयान दिया था कि अगर आप अपनी बड़ी इंडस्ट्रियों पर बैठ जाएंगे तो बाकी देश आप पर बैठ जाएंगे। भारत ऐसे समय आज़ाद हुआ था जब 2 जेनोसाइड हो चुके थे, बंगाल में सूखा था और देश का विभाजन हो चुका था। हर साल बढ़ रहे रेफ्यूजियों की तरफ नेहरू ने घृणा से नहीं बल्कि आशा से देखा। उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग राष्ट्र निर्माण के लिए किया। हिरोशिमा नागासाकी पर हुए हमले के बाद जब पूरी दुनिया एटॉमिक बॉम्ब के इस्तेमाल से डर रही थी, तब नेहरू ने कहा था कि एटॉमिक ताकत का सही इस्तेमाल अगर किया जाए तो इससे मानवता का फ़ायदा हो सकता है। TIFR, IISc, BARC, CSIR और NPL जैसी संस्थाओं के बनने में नेहरू के योगदान से काफ़ी लोग वाकिफ़ होंगे। आगे प्रोफेसर हबीब लिखते हैं कि नेहरू का संस्कृति को देखने का नज़रिया भी वैज्ञानिक था। उन्होंने एक भाषण में कहा था कि मुझे हर जगह संस्कृति नज़र आती है। मेरे अनुमान में जो लोग संस्कृति का ज़ोरों शोरों से नाम लेते हैं उनमें कोई संस्कृति नहीं है, क्योंकि संस्कृति हमेशा शांत और सहिष्णु होती है। वो कहते थे कि संस्कृति दिन ब दिन संकुचित होती जा रही है। आप क्या खा रहे हो या सर पर क्या पहन रहे हो, इन चीज़ों से संस्कृति का गठन हो रहा है। बेशक अपनी संस्कृति का गर्व सभी को होना लाजमी है, लेकिन ऐसी संस्कृति जो अपने आप को दूसरों से बढ़कर समझे, नेहरू इसके विरोध में थे। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर को नेहरू में इंसानियत दिखती थी। इस पेपर के समारोह में हबीब नेहरू को कोट कर लिखते हैं कि विज्ञान एक संकुचित विषय बन जाता है अगर उसे एक खुले दिमाग और इंसान पर पड़ने वाले प्रभाव से ना देखा जाए तो। ये था प्रोफेसर S इरफान हबीब के एक पेपर का हिंदी सारांश, जिसमें वो नेहरू के साइंटिफिक अप्रोच की बात करते हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आप भले ही भारत के पहले प्रधानमंत्री के विरोध में हो या उनके समर्थन, कोई भी नेहरू का विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए किए गए योगदान को झुठला नहीं सकता। नमस्कार।